हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम जो एनसीईआरटी की बुक है 12th क्लास की, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसके पहले चैप्टर को तो हम पढ़ चुके हैं और अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम नंबर 2। काफ़ी दिन में आज क्लास हुई है, कम से कम 6 या 7 दिन में हमने क्लास लगाई है। तो हम जो चैप्टर अगला है उसको स्टार्ट करते हैं। 11th स्टैंड के लिए यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका अध्याय है अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन जिनमें मनुष्य रहते हों, इसे ही हम मानव बस्ती कहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकान और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। अंततः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होता है। यह है मानव बस्ती। बस्तियों का आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। जो बस्तियां हैं वो सभी का अलग अलग होता है उनका आकार। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। ये पल्ली सबसे छोटी इकाई है बस्ती की और ये महानगर सबसे बड़ी इकाई है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाती हैं परिस्थितियाँ और प्रौद्योगिकी। बस्तियाँ छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित रूप में अवस्थित हो सकती है। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्ती या जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं, जो गांव कहलाती है, क्योंकि गांव में प्राथमिक कार्य किए जाते हैं, जैसे खेती पशुपालन वगैरह यही किया जाता है। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, जो इन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। नगरों में छोटे छोटे उद्योग वगैरह ये होते हैं। ग्रामीणी और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर निम्नलिखित हैं। जैसे कौन कौन से अंतर हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में, वो हम देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट भी है। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल का प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार से सेवाओं पर निर्भर करती है। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पक्षभूमि की ग्रामीण वस्तुओं को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकारात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होते हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों, अभिवृत्तियों और दृष्टिकोणों की दृष्टि से भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और अति तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हम पढ़ते हैं। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होते हैं। भारत में कुछ 100 घरों से युक्त संहत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानी में एक सार्वत्रिक लक्षण है। फिर भी अनेक क्षेत्रों में ऐसे जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारण और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रकृति की ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता के कारण, संस्कृति और मानवीय
मानव जातीय कारकों के कारण, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म के कारण, सुरक्षा संबंधी कारकों में चोरी या डकैतियां से सुरक्षा करते हुए वैध तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में बांटा है। नंबर 1 है गुच्छित या संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्ती, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्ती, पल्लीकृत और परिक्षिप्त अथवा एकांगी बस्ती। ये सुरक्षा संबंधी कारकों की दृष्टि से हैं। अब पढ़ते हैं हम गुच्छित बस्तियां। नंबर 1, गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैला खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृति प्रस्तुत करते हैं, जैसे आयताकार, अरीय, रेखीय इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से संहत गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। राजस्थान में जल के अभाव की उपलब्धता, जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग संहत बस्तियां को अनिवार्य बना दिया है। अब नंबर 2 पढ़ते हैं हम अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिक्षिप्त बस्ती किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े संहत गांव के संपृथक्करण अथवा विखंडनकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाजों के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांवों से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भाग में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। तो ये थी अर्धगुच्छित बस्तियां। अब पढ़ते हैं हम पल्ली बस्तियों के बारे में। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती हैं, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानिक स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढानी इत्यादि कहा जाता है। पल्ली बस्तियों को विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्राय सामाजिक और मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गांव के मैदान छत्तीसगढ़ और हिमालय के निचली घाटियों में बहुआयात में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम परिक्षिप्त बस्तियों के बारे में। भारत में परिक्षिप्त बस्तियां अथवा एकाकी बस्तियां प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेत अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्र के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है, जैसे मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्तियों कई है प्रकार पाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम नगरीय बस्तियां। हमने पढ़ा था ग्रामीण बस्तियां, अगला पढ़ते हैं हम नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः शहर विशाल आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के कृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों के संलग्न होती है, जैसे
की पहले उल्लेख किया गया है। नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों के प्रकात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। अंततः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर ग्रामों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े हुए होते हैं और परस्पर भी जुड़े हुए होते हैं। आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय के 10 में नगर की परिभाषा को देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम भारत में नगरों का विकास कैसे होता है। भारत में नगरों का अवरुद्ध प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का अस्तित्व था। इसके बाद का समय नगरों का विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। इस प्रकार नगरों को वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, प्राचीन नगर। भारत में 2000 से अधिक वर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है, जैसे वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई देश की प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। पढ़ते हैं हम मध्यकालीन नगर। वर्तमान में लगभग 100 नगर का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकांशों का विकास रजवाड़ों और राज्य के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। ये किले नगर जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा व नागपुर महत्वपूर्ण है। अब पढ़ते हैं हम आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडुचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन विकसित किए और अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्र, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनके सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर का इसका एक उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्र जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुरा, भिलाई, सिंदरी, बैरोनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या के मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ। गुरुग्राम जो अब गुड़गांव के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं भारत में नगरीकरण। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 36.16% था, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है।
20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों में विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीयकरण में सार्थक भूमिका निभाई है, किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। अब पढ़ते हैं हम नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकार में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादन और सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक प्रकार कार्य करता है। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्रशासन शहर और नगर। उच्चतर क्रम में प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहा जाता है, जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि इसमें शामिल है। अब पढ़ते हैं हम औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगरों में मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास हो रहा है। ये है औद्योगिक नगर। अब पढ़ते हैं परिवहन नगर। ये पतन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा अतिरिक्त परिवहन की धुरियाँ जैसे धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। ये हैं परिवहन नगर। अब पढ़ते हैं वाणिज्य नगरों के बारे में। व्यापक और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा गया है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि कुछ उदाहरण हैं। अगला है खनन नगर। ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज, झारिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। ये हैं खनन नगर। अब पढ़ते हैं हम अगला गेशियन नगर या छावनी नगर। इन नगरों का उदय गेरिशन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, ववीना, उधमपुर इत्यादि। अब अगला है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। इनमें वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। और शैक्षिक नगर मुख्य परिसर नगरों के रूप में नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, फिलानी, इलाहाबाद। ये जो है शैक्षिक नगर हैं। अब पर्यटन नगर। पर्यटन नगरों में नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडगम, डलम या ऊटी, माउंट आबू कुछ पर्यटक गंतव्य स्थान हैं। नगर अपने प्रकारों के में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन हो जाता है। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुप्रकारात्मक बन जाते हैं।
जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासनिक, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार्य इतने अंतर्ग्रंथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष कार्य वर्ग में विशेषीकृत नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा राजस्थान ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर मानव बस्तियाँ, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है।